प्यारे साथी नमस्कार। मैं आपका साथी योगेश आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अपन स्पेशली साथियों बात कर रहे थे जूनियर अकाउंटेंट के बारे में, और जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम से रिलेटेड अपन बात कर रहे थे फाइनल अकाउंट्स पर अंतिम खातों के संदर्भ में बात कर रहे थे। अंतिम खातों के परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको लास्ट क्लास में जो ट्रेडिंग अकाउंट है उससे संबंधित कई सारी बातें बताई। साथियों उससे संबंधित एक छोटी सी बात और अपन कवर करके आज अपन P&L की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसे आपको COGS दे दी जाती है। COGS का साथियों दूसरा नाम आपको ध्यान में रखना है, जिसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोला जाता है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कॉस्ट का मतलब लागत, रेवेन्यू का मतलब होती है आय। और किससे आय? ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब जो भी एक्टिविटीज आप बिजनेस में कर रहे हो, और हमारी मूल एक्टिविटी है माल को सेल करना। तो माल को सेल करने से जो अपनी इनकम हो रही है उसकी लागत क्या है, इसी को COGS बोलते हैं। मान लीजिए आपको प्रश्न में COGS दे रखी है 80,000, आपको जीपी रेट दे रखा है, जीपी रेट सकल लाभ की जो प्रॉफिट की रेट है वो 20% दे रखी है। 20% किसका दे रखा है? और या तो मैं बोल सकता हूं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इसी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को अपन सब जानते हैं क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। तो आपसे अगर जीपी पूछा जाए तो इसकी कैलकुलेशन आप कैसे करोगे बताइएगा। आपसे अगर जीपी पूछा जाए, सकल लाभ पूछा जाए, आपके पास ये इंफॉर्मेशन है तो आप वैल्यूएशन कैसे करोगे? अगर यही रेट मुझे कॉस्ट की दी हुई होती तो मैं 80,000 का 20% निकाल देता, यानी 16,000 रुपये मेरा जीपी आ जाता। लेकिन यहां रेट दे रखी है वो सेल्स पर दे रखी है, और आपको प्रश्न में दिया हुआ क्या है? आप कह सकते हो कि आपके पास कॉस्ट दी हुई है। तो ऐसा कोई प्रश्न आ जाए जिसमें रेट मान लीजिए कॉस्ट की दे रखी हो, प्रश्न में सेल्स दे रखा हो, या प्रॉफिट रेट है वो कॉस्ट पर दे रखी है और प्रश्न में आपको क्या दे रखा हो? सेल्स दे रखा हो। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है? जिस किसी पर भी आपको प्रॉफिट की रेट दे रखी है उसे 100 मान लेना है। यहां आपको प्रॉफिट की रेट किस पर दे रखी है? सेल्स पर दे रखी है, तो मैंने माना सेल्स इज इक्वल टू 100। क्लियर? जीपी है वो सेल्स का ही तो कितना परसेंट है? 20% है। तो जीपी 100 का 20% साथियों कितना हो गया? 20। अब बताइएगा जब कॉस्ट ज्ञात करनी हो तो हमें क्या करना चाहिए? अगर कॉस्ट ज्ञात करनी है तो हमें पता है सेल्स में से जीपी घटाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर जीपी की जगह ग्रोस लॉस होगा तो हम सेल्स में इसको जोड़ते हैं। तो इसमें से मैंने इसको घटाया तो उत्तर मेरे पास निकल करके आ रहे हैं 80। कितने निकल करके आ रहे हैं? 80। अब मुझे बताइएगा तीनों में से एक चीज का मान आपको प्रश्न में जरूर मिलेगा। क्या आपके पास सेल्स का मान है? नहीं है। क्या आपके पास जीपी का मान है? जीपी तो ज्ञात ही करना है। कॉस्ट, आपको कॉस्ट दे रखी है 80,000, तो हमें जीपी ज्ञात करना है। तो यहां आप लिखोगे कॉस्ट, कॉस्ट का वैल्यूएबल मान आपने कितना रखा? तो जिसके बराबर है उसके बट्टा में, गुणा ज्ञात क्या करना है? प्रॉफिट ज्ञात करना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? 20 से। कितनी बार जाएगा? 4 4 2 8, यानी उत्तर आ रहा है 20,000। क्लियर? तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जिस किसी पर भी से आपको प्रॉफिट दे रखा है उसे 100 मानना है। मान लीजिएगा कॉस्ट पर प्रॉफिट दे रखा है और आपको सेल्स दे रखी है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? कॉस्ट को 100 मान लोगे, जीपी दे रखा है उसे आप ऐड कर दोगे, तो आपके पास सेल्स की वैल्यूएशन आ जाएगी। तो ये इस प्रकार के कॉन्सेप्ट के प्रश्न एग्जाम में निश्चित तौर पर एग्जामिनर आपके सामने पुटअप करेगा, उठाएगा। तो इन्हें आपको विशेष तौर पर दिमाग में रखना है। क्लियर? इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। आगे की अगर मैं बात करता हूं,
आगे की अगर अपन बात करें तो जीपी के बाद हमें कौन कौन से प्रॉफिट और ज्ञात करने पड़ते हैं जिनके फॉर्मूलों के बारे में अपन को पता होना चाहिए। तो आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जो अगला अकाउंट अपन को प्रिपेयर करना पड़ता है वो पी एंड एल अकाउंट, लाभ हानि खाता है। इससे हमें कौन सा प्रॉफिट पता चल रहा था, ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस। इससे हमें क्या पता चलेगा, तो इससे आप लोग यही बोलोगे कि सर इससे हमें नेट प्रॉफिट का पता चल रहा है, नेट प्रॉफिट। इससे हमें नेट लॉस का पता चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, शुद्ध लाभ हानि और जीपी के बीच में एक प्रॉफिट और होता है साथियों, जो भी हमें पी एंड एल अकाउंट से पता चलता है। अब वो प्रॉफिट कौन सा है उसके ऊपर अपन पहले बात करेंगे, उसके बाद अपन नेट प्रॉफिट की ओर बढ़ेंगे, यानी नेट प्रॉफिट पर पहुंचेंगे। तो थोड़ा सा इसको समझने का अपन प्रयास करते हैं। देखिएगा, आपके पास जो ग्रोस प्रॉफिट आया, उस ग्रोस प्रॉफिट में अगर आपने जोड़ दी, क्या जोड़ दी, अदर ऑपरेटिंग इनकम, पहले तो समझिएगा, इसको मैं साथ में हिंदी में भी लिख रहा हूं। आपके पास है सकल लाभ जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट से लेकर के आए हो, उस सकल लाभ में आपने जोड़ दी अन्य प्रचालन आय। अब अन्य प्रचालन आय की मैं बात करूं तो अन्य प्रचालन आय बिजनेस की दो ही होती है, कमीशन रिसीव्ड और डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर आपको बिजनेस से संबंधित कोई कमीशन मिल रहा है, कोई डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो इस प्रकार की जो इनकम है उसको अपन क्या नाम देंगे, इस प्रकार की इनकम को अपन बोलेंगे अदर ऑपरेटिंग इनकम। अब ऑपरेटिंग का मतलब क्या है, वो आय जो व्यवसाय से रिलेटेड हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं, आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, आपका मूल काम कपड़े के व्यवसायी आप हो, आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्टमेंट में मान लो आपको 50,000 रुपए का ब्याज मिल गया। क्या ये आपके बिजनेस की मूल आय है क्या? नहीं है। बिजनेस से रिलेटेड मूल आय की बात करूं तो वो तो सेल्स होगी, या सेल्स से रिलेटेड आपको कोई कमीशन मिला हो, सेल्स से रिलेटेड आपको कोई डिस्काउंट मिला हो, परचेज से रिलेटेड, वो चीजें आपके व्यवसाय की प्रचालन आय है। प्रचालन मीन्स बिजनेस को ऑपरेट करने से जो अपनी इनकम हुई है, बिजनेस को संचालित करने से जो अपनी आय हुई है, वही अपने लिए ऑपरेटिंग इनकम का हिस्सा मानी जाएगी। क्लियर? तो आपने क्या किया, जीपी में अन्य प्रचालन आय, अदर ऑपरेटिंग इनकम को तो जोड़ दिया। ठीक है सर, जोड़ दिया। इसमें से अपन लेस करेंगे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसको बोलते हैं अन्य प्रचालन व्यय। अब ये क्या होते हैं साथियों, ट्रेडिंग अकाउंट में आपने जो खर्चे दिखाए थे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, चाहे वो परचेज से रिलेटेड आप कह सकते हो, कैरिज इनवार्ड का हो, वेजेज का हो, डक चार्जेज का हो, कुछ भी हो, वो सारे खर्चे वो थे जो माल को व्यवसाय में लाने तक के खर्चे थे। क्या व्यवसाय में इतने ही खर्चे होते हैं क्या? अगर आपको परचेज को सेल्स में कन्वर्ट करना है तो आपको बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे और खर्चे करने पड़ते हैं, जिनको अपन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से बोलते हैं। जैसे आपके यहां काम करने वाले कर्मचारी को आपने सैलरी चुकाई, आपने ऑफिस से रिलेटेड कुछ खर्चे बनाए, आपने माल को बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया, आपने एडवर्टाइजमेंट के अलावा अगर बोल सकता हूं कि कुछ पैसा आपका डूब गया जिसको अपन बैड डेब्ट्स बोलते हैं,
डिलीवरी वैन चार्जेज है, आपने माल को वितरण करने के लिए भेजा, उसका खर्चा हो गया। रेंट, टैक्सेस वगैरह कुछ कई सारे खर्चे आपने पे किए, जिन खर्चों के बिना आप प्रॉफिट के बारे में सोच ही नहीं सकते। वो सारे खर्चे इसी के अंतर्गत इंक्लूड किए जाएंगे, जिनको अपन बोलते हैं अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सीधी सी बात करूं तो आप ये कह सकते हो कि सेल्स से रिलेटेड जो खर्चे हैं, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो खर्चे हैं, उन सारे खर्चों को अपन इस कैटेगरी में रखते हैं जो कि डायरेक्ट कॉस्ट के बाद लगते हैं। क्लियर? उन सारे खर्चों को अपन यहां लेस कर देंगे तो साथियों अपने पास जो प्रॉफिट निकल करके आएगा उसे अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। कौन सा प्रॉफिट कहेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट कहेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया, ध्यान रखिएगा। जीपी में अदर ऑपरेटिंग इनकम आप जोड़ देते हो, जिसकी बात मैंने दो की, कमीशन और डिस्काउंट रिसीव्ड, और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर देते हो। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब वो सारे खर्चे जिन खर्चों का संबंध व्यवसाय के संचालन के साथ तो होता है लेकिन जो प्रत्यक्ष व्यय नहीं होते। क्लियर? ये सारे खर्चे अपन इसमें इंक्लूड कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, आपने स्टेप 1 पार किया जीपी ज्ञात करने का, आपने स्टेप 2 पार किया ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्ञात करने का, और तीसरा जो लास्ट स्टेप अपने पास आता है वो है नेट प्रॉफिट का। इसका नेट प्रॉफिट। शुद्ध लाभ। साथियों शुद्ध लाभ क्या होता है? शुद्ध लाभ का मतलब ये हो गया कि व्यवसाय की सारी आय में से व्यवसाय के सारे खर्चे घटा दिए। भले ही वो आय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर व्यवसाय की हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आय होनी चाहिए और व्यय होना चाहिए। इसका जो डिफरेंस निकल करके आता है वो आपके व्यवसाय के लिए शुद्ध लाभ कहलाएगा। हालांकि शुद्ध लाभ नहीं है लेकिन बिजनेस से रिलेटेड इसको ही अपन नेट इनकम बोलेंगे। मतलब आपने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्ञात किया है, कौन से प्रॉफिट से? जीपी से ज्ञात किया है। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट से एक स्टेप में और आगे ले रहा हूं। आपने यहां क्या जोड़ा? अदर ऑपरेटिंग इनकम जोड़ा। मैं इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जोड़ दूंगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऐसी आय जिसका संबंध व्यवसाय के संचालन के साथ नहीं है। जैसे आप कहोगे सर कौन सी आय होती है? मान लीजिएगा आपने बिजनेस में आपकी कोई एसेट्स थी, उस एसेट्स को सेल कर दिया और उस एसेट्स को सेल करने से आपको प्रॉफिट हो गया। मुझे एक बात बताइएगा, क्या आपका काम आपके बिजनेस की एसेट्स को सेल करना है क्या? नहीं। तो ये एक रेयर केस है, ये एक अबनॉर्मल केस है। इस रीजन से ये जो इनकम होगी, जो प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट को अपन क्या बोलेंगे साथियों? अपन कह सकते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम कह सकते हैं। आपने कहीं इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्टमेंट पर आपको कोई इनकम हो रही है, वो भी आपके बिजनेस की रेगुलर इनकम नहीं है, उसको भी अपन नॉन ऑपरेटिंग इनकम की कैटेगरी में रखेंगे। क्लियर? इसके अलावा अपन बोल सकते हैं थर्ड केस इसमें क्या आ सकता है। मान लीजिएगा आपके पास 4 प्रॉपर्टीज और हैं और आपने उन प्रॉपर्टीज को किराए पर दे रखा है, उससे जो इनकम आ रही है क्या वो आपके बिजनेस की मूल इनकम है क्या? नहीं है। ये आपके लिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम की कैटेगरी में आएगी। तो इन सारी चीजों को अगर आप ऑपरेटिंग में ऐड कर देते हो और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को आप लेस कर देते हो। देखिएगा मैं उस चीजों को बता रहा हूं कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कौन से आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा व्यय ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है? आपने अपनी कोई स्थायी संपत्ति बेची, भवन बेचा, मशीन बेची, कुछ भी बेचा, उसको बेचने से जो आपका लॉस हुआ है वो आपके बिजनेस का रेगुलर लॉस नहीं है, वो आपके बिजनेस की रेगुलर एक तरीके से एक्सपेंसेस नहीं है, उसको अपन नॉन ऑपरेटिंग गैर प्रचालन व्यय की श्रेणी में रखेंगे। पहली बात। नंबर 2 बात अपन बात करें तो दूसरी इसके अंतर्गत अपन शामिल करेंगे वो खर्चे जो खर्चे अदर प्रकार के हों। जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल और देके इसके बारे में बताता हूं। लॉस बाय फायर है, व्यवसाय में आग लगने से हानि हो गई, अब ये रूटीन वर्क में नहीं है, इसलिए ये भी नॉन ऑपरेटिंग का हिस्सा हो जाएगा। आपने किसी प्रकार के शेयर इश्यू किए, उस शेयर के इश्यू करने पर कुछ खर्चा आ गया,
ऋण पत्र जारी किए, ऋण पत्रों को जारी करने पर डिस्काउंट दे दिया। ये जो खर्चे हैं ये आपके बिजनेस के रेगुलर एक्सपेंसेस नहीं है और बिजनेस से रिलेटेड भी नहीं है, इसलिए इनको अपन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की कैटेगरी में शामिल करते हैं। तो मैं यहां नेट का जो फॉर्मूला लगा रहा हूं उसकी मैं बात करता हूं, तो आप अपने इसको ऑपरेटिंग से स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अपन जोड़ेंगे साथियों क्या, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम तो जोड़ेंगे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटा देंगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटा देंगे तो फाइनली अपन कहां पहुंच जाएंगे, नेट प्रॉफिट पर पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे, नेट प्रॉफिट पर अपन आ जाएंगे। साथियों अगर देखिएगा मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, अगर आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है और आपको ऑपरेटिंग पर जाना है तो क्या करेंगे, नेट दे रखा है ऑपरेटिंग पर जाना है, नेट दे रखा है ऑपरेटिंग पर आना है, तो यहां जो चीजें मैंने प्लस की है ऑपरेटिंग में उन्हें तो माइनस कर देंगे। यानी नेट दे रखा है ऑपरेटिंग पर जाना है तो आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम को नेट प्रॉफिट में से माइनस करना है। देखिएगा फॉर्मूला यही बन रहा है इनकी मैं सिर्फ जगह चेंज करूंगा, जगह चेंज करने से सारा का सारा कॉन्सेप्ट है वो अपने आप आपके सामने आ जाएगा। जैसे इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को तो मैं यहां ले आता हूं, तो मुझे ज्ञात क्या करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस का आ गया। इधर जो आपके पास क्या था, नेट था, इसको मैं यहां ले गया, तो ये नेट प्रॉफिट किसका हो गया, माइनस का। ये मद माइनस की है, ये मद माइनस की है, ये दोनों जुड़ जाएगी। यानी नेट प्रॉफिट में आप नॉन ऑपरेटिंग जो आपके पास एक्सपेंसेस हैं उन्हें तो जोड़ोगे और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसे लेस करोगे। ये फॉर्मूला मैंने किसका बताया, जब आपके पास नेट प्रॉफिट दे रखा हो और उसे अपन को ऑपरेटिंग में चेंज करना हो तब ये काम में लेंगे। एक स्टेप पीछे लेंगे तो कितने फॉर्मूले बताए मैंने आपको, 3। जीपी का सिंपल फॉर्मूला अपन ने डिस्कस किया जिसको अपन बोलते हैं सेल्स माइनस सीओजीएस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो वो आय, वो लाभ जो व्यवसाय के प्रचालन से संबंधित होता है, तो इसमें अपन क्या करते हैं, ग्रोस प्रॉफिट में अदर ऑपरेटिंग इनकम जोड़ते हैं, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करते हैं। अगर आपको नेट प्रॉफिट दे रखा हो फिर ऑपरेटिंग ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस है वो तो जोड़ेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो लेस करेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला मूल मैंने किसका लिखा था मैं वो लिख देता हूं, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा था मैं, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये फॉर्मूला होता है क्या ज्ञात करने का, नेट प्रॉफिट ज्ञात करने का। कुछ और मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात आपको बता देता हूं। देखिएगा ये जब अपन एडजस्टमेंट इनका ज्ञात करते हैं फाइनल अकाउंट का, टैक्स आपके लिए नॉन ऑपरेटिंग होगा, दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज
इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स है वो भी आपके लिए नॉन ऑपरेटिंग होगा। और मैंने वे आपको बता दी, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये चीजें भी नॉन ऑपरेटिंग होगी। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म जो लोन है, बैंक चार्जेस है, वो ऑपरेटिंग होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनके बेस्ड आपको प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं पेपर में। इन चीजों को आप बढ़िया तरीके से कवर करके जाइएगा। इसके अलावा लास्ट में अपनी बचती है साथियों बैलेंस शीट। एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से संबंधित बात कर लेते हैं। निर्माणी खाते से आपका एक ही प्रश्न बनता है कि निर्माणी खाते से किस चीज के बारे में हमें जानकारी मिलती है। निर्माणी खाता कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है। जो माल निर्मित है उसकी लागत ज्ञात करने के लिए ज्ञात किया जाता है। उसके अंतर्गत स्टॉक कौन से आते हैं, तो उसके अंतर्गत आपके दो प्रकार के स्टॉक आएंगे, एक तो रॉ मटेरियल और एक WIP, वर्क इन प्रोग्रेस जो स्टॉक है वो इसको अपन उसके अंतर्गत शामिल करेंगे। इस बात को अपन को ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके बारे में आपको दिमाग में रखना है। तो इसके अलावा लास्ट जो अपना फाइनल अकाउंट बचता है वो बचती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक स्थिति विवरण पत्र है जो व्यवसाय की स्थिति विशेष को बताता है। ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट के अंतर्गत हमें इस बात को पूर्णतः दिमाग में रखना है कि बैलेंस शीट से हमें जो जानकारी मिलती है वो एक दिन विशेष को कितनी व्यवसाय में संपत्ति और कितने दायित्व हैं उसके बारे में अपन को जानकारी मिलती है। क्लियर? लास्ट बात मैं इसके बारे में बताऊं तो बैलेंस शीट में आने वाले खाते केवल व्यक्तिगत और वस्तुगत होते हैं। P&L और ट्रेडिंग में आने वाले जो खाते हैं उनमें आते हैं आपके सिर्फ नॉमिनल, नाम मात्र खाते, वो इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात आपको अपने दिमाग में और रखनी है कि जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, लाभ हानि नियोजन खाता है, वो P&L का ही विस्तृत रूप है। जहां कहीं भी लाभ के बंटवारे की बात आती है, लाभ को बांटने की बात आती है, वहां P&L के अलावा कौन सा खाता बनाया जाता है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो इनके बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपने डिस्कस किए होंगे, उनको कर लीजिएगा, क्योंकि निश्चित तौर पर एक से दो प्रश्न जो हैं इस टॉपिक से एग्जामिनर आपको पूछेगा। धन्यवाद साथियों।